स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बीएसएफ के पर्सपेक्टिव से है। बीएसएफ के एक सोल्जर को डिटेन्ड है वो कर लिया गया था पाकिस्तानी फोर्सेज के द्वारा। उसी तरीके से इंडियन फोर्सेज के द्वारा भी पाकिस्तान के एक सोल्जर हैं उसको डिटेन्ड है वो किया गया था। प्रेजेंट समय के अंदर बोथ जो सोल्जर्स हैं उनको एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू रिलीज है वो किया गया है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको बीएसएफ नाम का जो फोर्स है कब इसको क्रिएट किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये ऑपरेट है वो किया करती है, और कौन सा हमारा बॉर्डर एरिया है जिसको गार्ड है वो किया जाता है बीएसएफ के द्वारा। तो आप देखिए कि बीएसएफ को क्रिएट किया गया था एज ए सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के रूप से 1965 के समय में। 1965 के समय ही इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर का सिचुएशन है वो भी क्रिएट हुआ था, जिसको कि हम बैटल ऑफ हाजी पीर के नाम से भी जाना करते हैं। उसी वॉर के दौरान में हाजी पीर के वहाँ पे एक लड़ाई है वो लड़ी जाती है। इंडिया के द्वारा काफ़ी कुछ एरिया है पाकिस्तान का उस समय में अपने कंट्रोल के अंदर में ले लिया गया था। बट आप देखिए कि बाद के अंदर में जब नेगोशिएशन प्रोसेस जो होते हैं, पीस एग्रीमेंट्स जो होते हैं, उस दौरान में इंडिया के द्वारा जो एरिया है वापस से पाकिस्तान को रिटर्न किया गया। तो उसी समय में 1965 के समय में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में इस सेंट्रल आर्म्ड फोर्स को क्रिएट किया गया। इस एरिया का जो डोमेन एरिया है, जो इनका ऑपरेशनल एरिया है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस समय में आप देखिए कि जो बांग्लादेश है वो नहीं क्रिएट हुआ था। बांग्लादेश 1971 के समय क्रिएट होता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है स्पेशली वेस्टर्न पार्ट के अंदर में और ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था उसको भी गार्ड इन्हीं के द्वारा किया जाता है। प्रेजेंट समय के अंदर में इंडिया पाकिस्तान है और इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उसका गार्ड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीएसएफ के पास में है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बीएसएफ के बारे में। अब हमने यहाँ पे बॉर्डर के बारे में क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आप देखिए कि जीएस पेपर 3 के अंदर में बॉर्डर मैनेजमेंट आपका टॉपिक है और काफ़ी बार एक डिस्कशन है वो हुआ करता है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर में फोर्सेज का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में वन बॉर्डर के ऊपर में वन फोर्स का जो प्रेजेंस होना है वो ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कि मोर फोर्सेज अगर वहाँ पे प्रेजेंस है तो कोऑर्डिनेशन है वो डिले हो सकता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर में कुछ लैकिंग प्रोसेस है वो क्रिएट हो सकता है। जैसे हमारा म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर है वो किस फोर्स के द्वारा गार्ड है वो किया जाता है। चाइना के साथ में जो बॉर्डर है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्या आईटीबीपी के द्वारा उसको गार्ड किया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए हमारे जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के ही पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश के काफ़ी कुछ सिटीजन्स हैं जो कि इंडिया के अंदर मिले हैं, अनडॉक्यूमेंटेड वे के अंदर में इंडिया के अंदर उनका प्रेजेंस है। तो उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको एक डिटेंशन सेंटर के अंदर में रखते हुए वापस से उनको सेंड है वो किया जाएगा। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया है कि उनको वापस से जो सेंड है वो किया जाएगा उनके होम कंट्री के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो यूएन का कन्वेंशन है रिफ्यूजीज़ के रिगार्डिंग में उसको भी इंडिया उसका सिग्नेटरी है वो नहीं है। इंडिया के द्वारा उसको उस यूएन कन्वेंशन जो रिफ्यूजीज़ के पर्सपेक्टिव से है उसको हमने रेटिफाई है, सिग्नेटरी हैं वो नहीं है। तो इस वजह से हम किसी अदर जो पर्सन है जो इलीगल वे के अंदर में इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया को क्रॉस करता है तो उसको वापस से सेंड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारा जो इंडियन अथॉरिटीज़ है उनके पास में। काफ़ी बार आप देखिए कि रोहिंग्या जो पर्सन है जो कि म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहाँ से उनका इलीगल वे के अंदर में माइग्रेशन हुआ करता है, क्योंकि वहाँ का जो म्यांमार का जो अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा उस रीजन के पर्सपेक्टिव से जो ह्यूमन राइट का वायलेशन है वो कैरी आउट किया जाता है। तो बांग्लादेश के वहाँ पे जो भासन चार आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल के अंदर में भासन चार आइलैंड है, कोक्स बाजार नाम का एरिया है जहाँ पे उनके डिटेंशन सेंटर है वो बनाए गए हैं। इंडिया के द्वारा भी जो अर्लियर फेज के अंदर में बांग्लादेश को जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था रोहिंग्याज का जो माइग्रेशन है उसको उसी एरिया उसी डिटेंशन सेंटर के अंदर में रखने के रिगार्डिंग में। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में है। एग्जाम के पर्पज़ से आपको उस कन्वेंशन के पर्सपेक्टिव से जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो नेक्स्ट सीजीआई हैं उनके बारे में है। नेक्स्ट सीजीआई का जो ओथ प्रोसेस है वो यहाँ पे कैरी आउट है वो किया गया। ओथ प्रोसेस आप देखिए कि किनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हुआ करता है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा।
अब सीजीआई किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में क्या क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक कन्वेंशन था कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको एज ए सीजीआई के रूप से अपॉइंट है वो किया जाएगा। बट फर्स्ट टाइम उस कन्वेंशन के अंदर में ब्रेक है वो आपको 1973 के समय देखने के लिए मिलेगा कि 1973 के समय एएन रे नाम के जो हमारे जो चीफ जस्टिस के रूप से सर्व किए थे उन पर्सन को यहाँ पे सीजीआई के रूप से अपॉइंट है वो किया गया था। और उस दौरान में जो सीनियर मोस्ट जो जज हैं उनको यहाँ पे आप देखिए कि बाईपास है वो करते हुए इनको एज ए सीजीआई के रूप से अपॉइंट किया गया। फिर 1977 के समय भी जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको एज ए सीजीआई के रूप से अपॉइंट किया जाए, उसका ये जो प्रोसेस है वो चेंज होता है। उस समय में भी एमयू बेग नाम के जो पर्सन हैं, एमयू बेग नाम के जो पर्सन हैं उनको एज ए सीजीआई के रूप से अपॉइंट किया गया। ऑलरेडी कुछ सीनियर मोस्ट जजेज हैं उनका प्रेजेंस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उसके बाद में आपको जो फर्स्ट जज केस है, सेकंड जज केस है, जजेस के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में, तो आपको जो सेकंड जज केस आपको देखने के लिए मिलता है, सेकंड जज केस है, कब आता है सेकंड जज केस? 1993 के समय में। 1993 का जो सेकंड जज केस है उस दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि गवर्नमेंट का जो डिस्क्रिमिनेशनरी पावर है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसी को अपॉइंट है वो किया जाएगा एज ए सीजीआई के रूप से। तो न्यू सीजीआई है, 6 मंथ का इनका टेन्योर रहेगा। इनसे पहले जो सीजीआई है उनका भी 6 मंथ के अराउंड टेन्योर रहा था। अब आप देखिए कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, पिछले कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर के अंदर ही आपसे पूछा था, जब से कंटिन्यूअस सीजीआई का जो डिस्कशन न्यूज़ के अंदर में है, क्या हमारे यहाँ पे किसी वुमेन पर्सन के द्वारा भी सीजीआई का जो पोस्ट है उसको सर्व किया गया है? स्टूडेंट्स आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही हैं। अगर आप उनको नहीं आंसर करोगे, नहीं इंटरेस्टेड रहोगे, तो आप देखिए कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है आपको अवेयर होना है, आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना है, डिप्लोमेट आपको बनना है, तो आप ही को जो अवेयरनेस है उसको कैरी आउट करना है। कोई शॉर्टकट के काइंड का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको कोई नोट्स बता दिए जाएँ, आप उसको याद कर लो और उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। उस तरीके के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग में आपने स्कूलिंग एजुकेशन किया होगा, आपने कॉलेज एजुकेशन है जो कंप्लीट किया होगा। तो अगर आपको यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में एंट्री को कैरी आउट करना है, तो अपने आप को एज ए अवेयर सिटीजन के रूप से, अवेयर पर्सन के रूप से आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट कीजिए। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आंसर है वो किया कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी नक्सल ऑपरेशंस के बारे में है। अब आप देखिए कि एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना का जो बॉर्डर एरिया है, छत्तीसगढ़ के वहाँ पे नक्सलाइट जो पर्सन्स हैं उनका मोर बेस है वो हुआ करता है। स्पेशली जो बस्तर का जो रीजन है जिसके अंदर में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बस्तर के रीजन के अंदर में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंस हैं। बस्तर के अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का कुछ एरिया है, वहाँ पे भी इनका जो नक्सलाइट पर्सन्स हैं उनका प्रेजेंस हुआ करता है। तो छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया लास्ट 21 डेज के अंदर में, जिससे कि जो नक्सल पर्सन्स हैं उनकी लीडरशिप को डिसलोकेट है वो किया जा सके। अब यहाँ पे ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा एक जो डेट लाइन है वो भी बताया गया है कि 2026 का जो मार्च का मंथ है उस समय में आपको यहाँ पे जो नक्सल ऑपरेशंस है उनको 0 नक्सल का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी चलाए गए हैं। अगर आप नक्सल का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में इन्वॉल्व हो तो आपको यहाँ पे मेन स्ट्रीम में लाने की रिगार्डिंग में भी गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं। फोर्स के थ्रू यहाँ पे जो कम्प्लीटली सिक्योरिटी फोर्स के थ्रू आप देखिए कि इसको टैकल किया गया है। नक्सलिज्म को प्रेजेंट समय के अंदर में कंटिन्यूस ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट किए गए हैं पिछले कुछ मंथ्स के अंदर में। नक्सलिज्म के बारे में आप देखिए कि जो मेन जो लड़ाई है, मेन जो बैटल है उन लोगों का क्या है। इनिशियल वे के अंदर में जो बैटल स्टार्ट होता है ज़मीन की वजह से, जो ज़मींदारी प्रथा है उसकी वजह से, नक्सलबारी नाम की वो जगह है वहाँ से ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पर्सन्स हुआ करते थे इनिशियल फेज के अंदर में। बाद में आप देखिए कि जो माओ जेडोंग का जो फिलोसफी है कि जो पावर जो फ्लो करता है बैरल ऑफ द गन के थ्रू में, वो आपको एंटी स्टेट फिलोसफी है वो आपको फिर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि ज़मीन है, जंगल है और जल है, उसका ये बेसिकली जो इनिशियल फेज के अंदर उस फिलोसफी के ऊपर में ये मूवमेंट है वो हुआ करता था।
हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया है उन रीजन्स के अंदर में। कुछ स्टेट्स के द्वारा स्पेशल जो फोर्सेज हैं उनको भी डेवलप किया गया है, जैसे कि आप देखिए आंध्र प्रदेश के वहाँ पे कुछ ही दिन पहले हमने रीड किया था, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स है। ग्रे हाउंड नाम का जो फोर्स है, एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे के.एस. व्यास, उनके द्वारा इस फोर्स को जो डेवलप है वो किया गया था एंटी नक्सल फोर्स के रूप से। छत्तीसगढ़ के वहाँ पे भी आपको बस्तरिया बटालियन नाम से एक स्पेशल बटालियन है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि नक्सलिज्म को डील किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्ट्रॉबेरीज के बारे में है, स्ट्रॉबेरीज जो फ्रूट्स हुआ करते हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है कि श्रीनगर के नियर बाई एरिया के अंदर में उनका जो प्रोडक्शन है वो कैरी आउट किया गया है। एग्जाम के पर्पज से कैसे आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन के अंदर में दे दिया जाए 2-3 फ्रूट्स को, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या स्पीसीज हैं जो कि इंडिया के नेटिव हैं वो नहीं हैं। क्या इंडिया के अंदर में ओरिजिनली वे के अंदर में स्ट्रॉबेरीज हैं उनका प्रेजेंस हुआ करता था। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो कॉलोनियल एरा है उस समय में इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से लाई जाती हैं। कॉलोनियल एरा के समय में ऑस्ट्रेलिया से लाई जाती हैं, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है जहाँ से लाया गया था। और उस समय में हमारे यहाँ पे कॉलोनियल एरा के समय में जो समर का जो कैपिटल है वो बॉम्बे के वहाँ पे हुआ करता था, जो प्रेजेंट समय में मुंबई है। तो आप देखिए कि बॉम्बे का जो एरिया है, मुंबई का जो एरिया है, वहाँ पे इनका इनिशियल वे के अंदर में जो प्लांटिंग प्रोसेस है, जो हार्वेस्टिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मुंबई के पास में आप देखिए कि जो महाबलेश्वर नाम की जो जगह है, महाबलेश्वर, स्टूडेंट्स नाम यहाँ पे याद रखना, ये महाबलेश्वर है। एक महाबलीपुरम भी है जो तमिलनाडु के वहाँ पे है, जहाँ पे आपको पल्लवा डायनेस्टी का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका आपको प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। महाबलीपुरम है जिसको कि ममल्लापुरम के नाम से भी जाना करते हैं। नरसिम्हा वर्मन नाम के जो पल्लवा रूलर हुआ करते थे उनके द्वारा काफ़ी कुछ टेम्पल्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे। तो महाबलेश्वर है जिसका कि आप देखिए कि जो स्ट्रॉबेरीज हैं जिनको कि जीआई टैग का स्टेटस भी दिया गया था 2010 के समय में। इस जो एक बेसिकली जो ये क्रॉप है, ये जो फ्रूट्स हैं, इनका हार्वेस्टिंग है वो कब हुआ करता है। हार्वेस्टिंग आपको बेसिकली डेट जनवरी से लेकर जो मार्च अप्रैल का जो मंथ है उस समय आपको देखने के लिए मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में श्रीनगर के नियर बाई एरिया के अंदर में एक विलेज है जहाँ पे इसका बेसिकली जो मोर प्रोडक्शन हुआ करता है, और वहाँ पे लिटिल बिट आपको 1-2 मंथ डिले है, इसका जो सीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्ट्रॉबेरीज के बारे में है, इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कॉलोनियल एरा के समय में। महाराष्ट्र के वहाँ पे महाबलेश्वर है, बॉम्बे के नियर बाई एरिया के अंदर में, जहाँ पे इसका मेजरली प्रोडक्शन हुआ करता है। जीआई टैग का स्टेटस भी है उसको। सतारा के अंदर भी एक एरिया है महाराष्ट्र के अंदर में जिसको कि आप देखिए कि पंचघानी हिल्स के नाम से जाना करते हैं, और श्रीनगर के अंदर में इनके प्रोडक्शन को बताया गया है। रिसेंटली चाइना के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुछ अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज हैं उनको आप देखिए कि यहाँ पे डेट रीनेमिंग है वो किया गया है उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में। तो इंडिया के द्वारा उसको ऑब्जेक्ट किया गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का ही पार्ट है और कंटिन्यूस इंडिया का ही पार्ट रहेगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा हमारे टेरिटोरियल एरिया को डिफेंड किया जाएगा किसी भी कंट्री के द्वारा एग्रेशन होता है। तो आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट रहेगा और इंडिया का प्रेजेंट समय के अंदर भी पार्ट है। तो इस तरीके से जो नेमिंग करने का जो वर्क है वो काफ़ी आप देखिए कि अनएथिकल काइंड ऑफ वर्क है। किसी भी कंट्री का सॉवरेनिटी है उसको वायलेट है वो नहीं करना चाहिए। उससे पहले भी उनके द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसके ऊपर में क्लेम है वो किया जाता है कुछ पार्ट्स के वहाँ पे। तवांग का जो एरिया है उसके ऊपर में भी उनका जो चाइनीज अथॉरिटीज़ है उनका काफ़ी बार आपको जो डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स के थ्रू उनका प्रेजेंटेशन है वो देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मैप्स का जो प्रिपरेशन है वो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया नाम का जो इंस्टीट्यूशन है ये कब क्रिएट हुआ था स्टूडेंट? 1767 के समय ये क्रिएट हुआ था, 1767 के समय में। याद रखना कि कॉलोनियल एरा के समय में हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिएट हुए थे। जैसे हम आईएमडी के बारे में रीड करते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में रीड करते हैं, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में रीड करते हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप देखिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि 1767 के समय में क्रिएट है वो कर लिया गया था, जस्ट आफ्टर द 10 ईयर्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी के बाद में।
नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को जो स्टेटहुड है वो कब ग्रांट होता है। हमारे जो फार ईस्ट का रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में फार ईस्ट का रीजन है, सबसे टॉप के ऊपर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर आप देखिए कि नागालैंड एंड मणिपुर है, और सबसे डाउन के अंदर में कौन है, मिजोरम है। तो अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को जब नॉर्थ ईस्ट का जो कंप्लीट मैप चेंज होता है तो उनको उस समय में यूनियन टेरिटरी है वो बनाया गया था 1973-74 के समय में, 73-74 के समय में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को एज ए यूनियन टेरिटरी है वो बनाया जाता है। यूनियन टेरिटरी के बाद में आप देखिए कि गोवा को जब स्टेटहुड दिया गया, गोवा को स्टेटहुड कब दिया गया था, 1987 के समय में। तो उसी दौरान में इन दो यूनियन टेरिटरी है, अरुणाचल प्रदेश फार ईस्ट का सबसे टॉप के अंदर में, फार ईस्ट के सबसे डाउन के अंदर में मिजोरम है। तो इन दोनों को भी स्टेटहुड है उसी समय में ग्रांट है वो किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर में मेंशन किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है, उसके अंदर में जाके आप इसको रीड कीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कब कौन सा स्टेट है वो क्रिएट हुआ था। कर्नल जो सोफिया है, जो कि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमारी डिफेंस फोर्सेज के जो एक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया करते थे, तो उनके अगेंस्ट में रिमार्क किया गया है एक मिनिस्टर के द्वारा। तो आप देखिए कि काफ़ी डेरोगेटरी ये प्रैक्टिस है, इस तरीके से जो रिमार्क है वो नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी पर्सनल चाहे किसी भी सेक्शन से हों, उनके द्वारा हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है उसको डिफेंड किया जाता है, तो इस तरीके से अनएथिकल वे के अंदर में जो रिमार्क है वो नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी पोस्ट को सर्व करते हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट के ऊपर हो, तो उसी तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी है। पब्लिक डोमेन के आप पर्सन हो तो उसी तरीके से अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैरी आउट है वो करना चाहिए। तो उनका रिमार्क की वजह से एफआईआर है वो रजिस्टर हुआ है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। अभी हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में रीड किया, अब आप देखिए कि यहाँ पे सिक्किम के पर्सपेक्टिव से है। सिक्किम का जो स्टेटहुड है उसके भी 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। सिक्किम को जो स्टेटहुड है वो कब मिला था स्टूडेंट्स, 1947 के समय, इंडिपेंडेंस के समय में वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी का रूल है वो हुआ करता था। डायनेस्टी आपको याद होना चाहिए, चोग्याल डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। फिर पीपल्स का मूवमेंट होता है अगेंस्ट द चोग्याल डायनेस्टी के रूल के अगेंस्ट में। तो 35 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से ऐड किया जाता है। सिक्किम को जो इंडिया के अंदर में ऐड किया गया था वो कैसे ऐड किया गया था, इनिशियल वे के अंदर में एसोसिएटेड स्टेट के रूप से, कि इंडिया के पास में कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कुछ डोमेन के अंदर में, और वहाँ के लोकल रूलर्स के द्वारा, लोकल पर्सनस के द्वारा इसको रूल है वो किया जाएगा। फिर दोबारा से आपको पीपल्स का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा कि हमें यहाँ पे फुल फ्लैज जो स्टेटहुड है उसको आप यहाँ पे ग्रांट कीजिए। तो आप देखिएगा आर्टिकल 35A के थ्रू इनिशियल वे के अंदर जब ऐड किया गया था तो यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स भी इनको दिया गया। आर्टिकल 2A के थ्रू इसको ऐड किया गया, आर्टिकल 2A के थ्रू इनको ऐड किया गया, और 10th शेड्यूल के थ्रू इसको ऐड किया गया सिक्किम को इनिशियल वे के अंदर में, जब 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ। फिर लोगों का डिमांड हुआ कि हमें फुल फ्लैज स्टेट के रूप से आप इंक्लूड कीजिए इंडियन यूनियन के अंदर में। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 2A है, 10 शेड्यूल है, उसको डिलीट कर दिया गया। जो प्रेजेंट समय में 10 शेड्यूल है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एग्जिस्टेंस में आया है। अब आप देखिए कि इन दोनों को डिलीट करने के बाद में सिक्किम को एज ए फुल फ्लैज स्टेटहुड है वो दे दिया गया, बट एक स्पेशल पावर भी वहाँ पे दी गई है। स्पेशल पावर क्या है कि वहाँ पे एक यहाँ पे लोकसभा का सीट है, सिक्किम के अंदर में एक सीट है लोकसभा का। तो जब भी इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट होंगे तो जो पर्सन इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे वो सिक्किम से ही बिलोंग करने चाहिए। इंडिया के अंदर तो आप देखिए कि कहीं से भी कोई पर्सन है वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, बट सिक्किम के रिगार्डिंग में एक यहाँ पे डिफरेंट जो स्पेशल पावर है वो उनको ग्रांट किया गया है। अब ये स्पेशल पावर किस आर्टिकल के अंडर में है, आर्टिकल 371। आप देखिए कि 371 के अंदर में काफ़ी सारे प्रोविजन हैं, जहाँ पे आपको महाराष्ट्र है, गुजरात के रिगार्डिंग में भी ओरिजिनली जो 371 है वो वहाँ पे जो राइट है उसको ग्रांट करता है, कुछ स्पेशल पावर्स को ग्रांट करता है। फिर अदर स्टेट्स हैं, वहाँ पे नागालैंड भी उसका पार्ट है, गोवा भी उसका पार्ट है, कर्नाटका भी उसका पार्ट है, तो अलग अलग है वहाँ पे। तो उसी के अंदर में 371 का जो क्लोज एफ है, क्लोज एफ के अंदर में यहाँ पे ये जो स्पेशल पावर है वो दिया गया है। सिक्किम के स्टेटहुड के 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। 1975 के समय इनको स्टेटहुड है वो दिया गया था।
50 ईयर्स कंप्लीट होने की वजह से अब वहाँ पे कुछ जो सेलिब्रेशन है वो कैरी आउट किया गया। बटरफ्लाइज हैं उनको यहाँ पे उसके स्पोर्ट के रिगार्डिंग में जो रेस है वो यहाँ पे कैरी आउट की गई है। कंचनजंगा आप देखिए कि हमारा जो एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि मिक्स कैटेगरी के अंदर में, यूनेस्को का जो मिक्स कैटेगरी है उसके अंदर में इंडिया का हेरिटेज साइट है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। तो ये सिक्किम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार आप मैप के अंदर में एक प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना, मैप के अंदर में प्रैक्टिस कर लेना। हमारा जो न्यू दिल्ली है जो हमारा कैपिटल, उसको सिक्किम के साथ में एक बार मैच करके देखना जोग्राफिकली वे के अंदर में, या सेम जो लैटिट्यूड्स हैं उसके ऊपर में ये जो बोथ एरियाज हैं, बोथ जो सिटीज़ हैं वो सिचुएटेड हैं, क्या हमारा जो दिल्ली है वो मोर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है। और स्टूडेंट्स इसको आप कंपेयर करना, जो डेट बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, जट नेपाल का जो कैपिटल है दैट काठमांडू, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, और भूटान का जो कैपिटल है थिम्पू। तो इन 3 कैपिटल्स को भी यहाँ पे कंपेयर करना कि कौन सा जो कैपिटल है वो मोर नॉर्दर्न के अंदर में है। तो आप यहाँ पे देखना कि दिल्ली आपको मोर नॉर्दर्न एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और सिक्किम का भी आप देखिए कि गंगटोक के साथ में आपको कंपेरिजन है वो यहाँ पे करना है। तो ये बेसिकली सिक्किम के बारे में हुआ। बटरफ्लाइज के बारे में मेंशन किया गया है, वहाँ पे बटरफ्लाइज हैं वो मिली हैं। स्टेट बटरफ्लाई के बारे में 2016 के पेपर में शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे राइस है, उसका आप देखिए कि जीनोम एडिटिंग के थ्रू उसको डेवलप है वो किया गया है, राइस को यहाँ पे डेवलप किया गया। और राइस का जो नाम है वो रखा गया है DRR धान 100, DRR धान 100 है। तो आने वाले समय के अंदर में जो यहाँ पे क्रॉप्स का जो फूड का जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए उसके रिगार्डिंग में जीनोम एडिटिंग के थ्रू जो राइस है उसको प्रोड्यूस किया गया ICR और जो हमारा एग्रीकल्चर का रिसर्च जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा। आप देखिए कि हमारे जो प्रेजेंट समय में सांबा नाम का जो यहाँ पे राइस का वेराइटी है उसी का एडिटिंग के प्रोसेस के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया है, तो उसी को यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। अब फूड के ही रिगार्डिंग में एक और यहाँ पे न्यूज है, साइंस के पेज के ऊपर न्यूज को मेंशन किया गया था कि वर्ल्ड फूड प्राइज है जो कि आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, फिलीपाइंस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा इस वर्ल्ड फूड प्राइज है जिसको कि स्टार्ट किया गया था 1987 के समय फर्स्ट टाइम इसको ग्रांट किया गया वर्ल्ड फूड प्राइज को, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। आप देखिए कि जो पर्सन है वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, नॉर्मन बोरलोग उनका नेम है, नॉर्मन बोरलोग उनका नेम है, फिलीपाइंस से बिलोंग किया करते हैं। 1987 के समय इनके द्वारा फूड प्राइज है उसको स्टार्ट किया गया। फर्स्ट जो रेसिपिएंट थे इस फूड प्राइज के वो कौन थे, आप देखिए कि हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन जिनके द्वारा प्रमोट किया गया, MS स्वामीनाथन साहब। MS स्वामीनाथन जी का डेथ भी हुआ था, गवर्नमेंट के द्वारा इनको भारत रत्न अवार्ड है वो भी दिया गया था। तो आप देखिए कि इस वजह से भी ये लास्ट ईयर न्यूज के अंदर में थे, इस साल तो अभी न्यूज के अंदर में नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन को मिला था, फर्स्ट जो प्राइज है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, नॉर्मन बोरलोग नाम के जो पर्सन है। और अभी रिसेंटली ब्राज़ील का एक फूड के रिगार्डिंग में एक साइंटिस्ट हैं जिनको ये दिया गया है, उनका जो बेसिक जो फूड का प्रैक्टिस के अंदर में जो केमिकल प्रोसेस है उसको रिड्यूस किया जाए, केमिकल को रिड्यूस करते हुए बायोलॉजिकल प्रोसेस को ही यूज किया जाए। यहाँ पे यील्ड प्रोसेस को अगर हमें रेज करना है उसको इंक्रीज करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी जो हमारे फॉर्मर हुआ करते थे उनको यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो बनाया गया है। यूपीएससी के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या पता होना चाहिए। यूपीएससी आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल यूपीएससी के रिगार्डिंग में जो प्रोविज़न है आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के जो आर्टिकल हैं वहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूपीएससी के अंदर में किस तरीके से जो प्रोसेस हुआ करता है, तो एक चेयरमैन हुआ करते हैं यूपीएससी के अंदर में, एक आप देखिए कि चेयरमैन हुआ करते हैं और कुछ मेंबर्स हुआ करते हैं। इन सभी का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप देखिए कि चेयरमैन एंड मेंबर्स का जो स्ट्रेंथ है, चेयरमैन एंड मेंबर्स का जो स्ट्रेंथ है वो नहीं डिफाइन किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं डिफाइन किया गया है, बट उसके अंदर में बताया गया है कि उसका जो कंपोजिशन के अंदर में 9 to 11 जो मेंबर्स हैं वो रहेंगे, 9 to 11 मेंबर्स रहेंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन।
9 to 11 जो मेंबर्स हैं वो रहेंगे, इंक्लूडिंग इसके अंदर में चेयरमैन है। कोई क्वालिफिकेशन है उसको भी आप देखिए कि जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है वो नहीं किया गया है। आप जो ऑफिस इनके द्वारा कैरी किया जाएगा, जो बेसिकली यहाँ पे 10 ईयर के रिगार्डिंग में जो सर्विस है उसको कैरी आउट किए गए हों। चेयरमैन के अगर हम ऑफिस ऑफ टर्म के बारे में डिस्कस करें तो 65 हाईएस्ट ईयर रखा गया है। 6 ईयर के रिगार्डिंग में इनके द्वारा अपना जो पोस्ट है उसको सर्व है वो किया जा सकता है। और उससे पहले अगर ये ऑफिस को आप देखिए कि वेकेट करना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को ये सबमिट कर सकते हैं, और इनको रिमूव है वो भी किया जा सकता है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनका जो रिमूवल प्रोसेस है जिसको कि डिफाइन किया गया है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि चेयरमैन के बारे में था। चेयरमैन का जो रिमूवल प्रोसेस है किसी भी चेयरमैन का या मेंबर ऑफ यूपीएससी का, तो मिसबिहेवियर एक कैटेगरी है। मिसबिहेवियर के अंदर में सुप्रीम कोर्ट उसको इंक्वायर करेगा क्या इनके द्वारा कोई मिसबिहेवियर मीन्स जो भी कंडीशंस हैं, कोई करप्शन के एलिगेशंस हैं, फ्री मैनर के अंदर में कुछ करेक्ट कैरी आउट नहीं किया गया, तो उस दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको एग्जामिन किया जाएगा। उनके रिपोर्ट के बाद में ही यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोसेस है इनके रिमूवल का, तो उसके थ्रू इनको रिमूव है वो जो डेट किया है वो जा सकता है। तो यूपीएससी का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगा। फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को यहाँ पे कैरी आउट है वो किया जाना फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूपीएससी के जो चेयरमैन एंड मेंबर हैं उनके बारे में है। अब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे रिसेंटली टेम्परेचर है वो राइज हुआ है। टेम्परेचर राइज हुआ है तो आप देखिए कि टेम्परेचर क्यों राइज हुआ उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो अब आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं 23.5, जिसको कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, वो इसी एरिया से निकलती है जहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है वो सिचुएटेड हैं। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो आप देखिए कि ये जो समर के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो एरिया है 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे जो आपको जो सन का जो रेज है सरप्लस के अंदर में मिलता है। ये जो ट्रॉपिक जोन है वो क्रिएट होता है, सन रेज है वो सरप्लस सिचुएशन के अंदर में है, टेम्परेचर वहाँ पे राइज है वो करता है। अब तेलंगाना तो बेसिकली एक लैंडलॉक एरिया भी है जहाँ पे वाटर बॉडीज हैं वो काफ़ी कम प्रेजेंस हैं, काफ़ी कम वाटर बॉडीज़ का प्रेजेंस होने की वजह से, और ग्रीन कवर तो हमारे यहाँ पे समय के साथ में रिडक्शन ही एक प्रोसेस के अंदर में है। फॉरेस्ट एरिया है वो कट कर दिए जाते हैं काफ़ी बार, तो इसकी वजह से भी आप देखिए कि कुछ ऐसे भी रीजन्स बताए गए हैं लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा ग्रीन कवरेज को यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, वाटर का जो अवेलेबिलिटी है उसको कैरी आउट किया जाए, तो उन सभी के बारे में मेंशन था। लैटिट्यूड्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो होमवर्क भी है आपके लिए एक कि जो हमारा 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से स्टेट से निकलता है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश है, और फिर आप देखिए कि कौन कौन से स्टेट से इसका जो पास करता है ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, और आंसर ज़रूर से करना कमेंट सेक्शन के अंदर में। फिर आप देखिए कि एक और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के बारे में है पुडुचेरी को इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपको ये नहीं पता है इन्फॉर्मेशन, लक्ष्मीकांत का इंडिया एंड इट्स यूनियन नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर 4th या 5th है, तो उस वहाँ से जाके इसको रीड कीजिए कि कब यहाँ पे पुडुचेरी है उसको ऐड किया गया। तो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया। 3 डिफरेंट स्टेट्स के वहाँ पे इसका टेरिटोरियल एरिया है, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे भी है, जो हमारा तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पे तो आप देखिए कि मेन पुडुचेरी और कराईकल नाम का जो जगह है वो सिचुएटेड है, और माहे है वो केरल के वहाँ पे है। तो अब उनका डिमांड है कि इसको कम्प्लीटली जो स्टेटहुड है वो दिया जाए। लास्ट ईयर भी जनरल इलेक्शन का जो कैंपेन है उस दौरान में इनके स्टेटहुड का जो डिमांड है वो न्यूज़ के अंदर में था, लास्ट ईयर भी न्यूज़ के अंदर में था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ पे कौन सा जो टेरिटोरियल एरिया है वो लास्ट के अंदर में ऐड हुआ, गोवा का एरिया लास्ट के अंदर में ऐड हुआ है, दमन एंड दीव हैं, या पुडुचेरी का एरिया है। तो ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है 10th 12th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, तो इसको एक बार ज़रूर से एक बार देख लेना, ज़रूर से एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्की के द्वारा, आप देखिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया, तो टर्की के ऊपर में सैंक्शंस वो लगाए गए हैं। वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी हैं, उनके भी ब्लॉकेज या सैंक्शन के बारे में न्यूज़ है वो मेंशन है।
काफ़ी सारे जो टूरिस्ट पर्सन है वो विजिट किया करते हैं। टर्की है, अजरबैजान का एरिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप देखिए कि टूरिस्ट के द्वारा जो फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल किया गया है, उसके बारे में भी जो न्यूज़ है वो मेंशन था। पहलगाम अटैक के रिगार्डिंग में जो एविडेंस को प्रेजेंट करने के पर्सपेक्टिव से यूएन के वहाँ पे हमारा जो टीम है वो विजिट किया है। और आप देखिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहलगाम का जो अटैक का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया था इनिशियल वे के अंदर में, बाद में तो उनके द्वारा डिनाई कर दिया गया था। तो जो टीआरएफ नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का जो टेरर एक ग्रुप है, तो उसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से ग्लोबल वे के अंदर में, या यूएनएससी का जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 1267 का जो कमेटी है उसके अंडर में उसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से डिक्लेयर है वो किया जाए, टीआरएफ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि हिमालयन जो यहाँ पे योग है उसके बारे में है। हिमालयन योग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिमालयन स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से, तो उसी को यहाँ पे जो मेंशन है वो किया गया है। इसके अलावा बर्थ रेट के बारे में है, रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि दिल्ली है, केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ पे डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर में है हमारा जो नेशनल एवरेज का जो रेट है उसके कंपैरिजन के अंदर में। तो ये आप देखिए कि न्यू एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। याक के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए, हिमालयन स्टेट्स के वहाँ पे ही मिला करता है और काफ़ी कुछ चीज़ों के अंदर में काम आया करता है। जैसे डेजर्ट एरिया के अंदर में आपको डंकी का जो यूज़ देखने के लिए मिलता है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में, कुछ डेट जो घूमने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग में। जैसे बंजारा कम्युनिटी है, 2016 के समय प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बंजारा कम्युनिटी है वो कौन है। तो आप देखिए कि लोकल माइग्रेंट जो ट्रेडर्स हैं ये हुआ करते हैं और काफ़ी कुछ जो सेमी एरिड का एरिया है वहाँ पे बेचा करते हैं अपना जो सामान है। इसी तरीके से आपको हिमालयंस के अंदर में याक है उसका जो यूज है वो इसी तरीके से मूवमेंट के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है, कैसे हमारे यहाँ पे जो डिफेंस के जो स्ट्रेटजिक एरियाज हैं उसके अंदर में इसके द्वारा जो चेंजेज हैं वो किए गए। आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर में जो वॉरफेयर है, प्रेजेंट समय का जो वॉरफेयर है उसके अंदर में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ बदलाव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो मिलिट्री इंगेजमेंट है उसको कैरी आउट किया गया, ट्रेडिशनल वे के अंदर में जो हमारा साउथ एशिया का जो रीजन है उसके अंदर में जिस तरीके से गन टू गन फाइट हुआ करता था, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर का जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे चेंज हुई हैं, वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो शिफ्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, वॉरफेयर के अंदर में जो शिफ्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू। पर अगर हम इसके अंदर बात करें तो आप देखिए कि ड्रोन एक न्यू डोमेन ऑफ वॉरफेयर है वो यहाँ पे इमर्ज हुआ। ड्रोन यहाँ पे न्यू, ये आप देखिए कि न्यू डोमेन ऑफ वॉरफेयर के रूप से इमर्ज हुआ है। कुछ हमारे यहाँ पे जो डेट जो ड्रोन्स पाकिस्तान के द्वारा सेंड किए गए थे उनको इंटरसेप्ट करना, उनको न्यूट्रलाइज करना। तो आप देखिए कि स्काई स्ट्राइकर नाम से एक ड्रोन था, कामिकाजी नाम से एक ड्रोन था जिसको कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा इंटरसेप्ट भी किया गया, उसको न्यूट्रलाइज है वो भी किया गया। तो डिफेंस सिस्टम के इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। आकाश जो यहाँ पे हमारा डिफेंस सिस्टम है, S-400 है। S-400 के अलावा स्टूडेंट्स QRSM नाम का जो वर्किंग प्रोसेस है सरफेस टू एयर मिसाइल वाला, वो बेसिकली हमारे यहाँ पे डिफेंस के न्यू डोमेन्स हैं जो कि हमारा टेरिटोरियल एरिया है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट है वो करते हैं, उसको सिक्योर हैं वो करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही आपको एक इन्फॉर्मेशन का भी एक नया डोमेन है वो देखने के लिए मिला है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है कंट्रीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक यहाँ पे एक रीजन था कि जो मोराल बूस्ट हो सके, जो वहाँ पे डिफेंस फोर्सेज का भी मोराल बूस्ट, कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनका भी मोराल है वो बूस्ट रहे उस इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान में। तो आप देखिए कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो भी एक नया डोमेन है वो इमर्ज हुआ है जब से डिजिटल जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हुआ है। डेटरेंस है, डॉक्ट्राइन है, ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। और हमारी फोर्सेज का जॉइंट ऑपरेशन अर्लियर फेज के अंदर में जब भी कोई वॉरफेयर का सिचुएशन हुआ करता था तो हमारी जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा जॉइंट ऑपरेशन वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलते हैं जब मोर इमरजेंट सिचुएशन हुआ करती थी। यहाँ पे इनिशियल वे के अंदर ही आप देखिए कि नेवल फोर्सेज का भी प्रेजेंस रहा, एयर फोर्स का तो मेन यहाँ पे वर्क रहा है
और जो टेरिटोरियल आर्मी है, जो हमारा जो लैंड एरिया के अंदर में जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उनका भी आप देखिए कि इम्पोर्टेंस है, वो एक जॉइंट ऑपरेशन के रूप से जो डिफेंड किया गया हमारी टेरिटोरियल एरिया को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रोड सेफ्टी के बारे में मेंशन किया गया है। रोड सेफ्टी के बारे में मेंशन ये किया गया है कि लोग अर्बन एरिया के लिए उनका माइग्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है समय के साथ में। अर्बन एरिया के अंदर में मोबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमारा कंट्री आप देखिए कि जहाँ पे लार्जेस्ट रोड स्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क है, उसका प्रेजेंस है। रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया तक हर एक जगह हमारे यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट है वो हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको हाईएस्ट नंबर के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक के अंदर में जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर भी आपको हाईएस्ट नंबर के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। 2022 का जो रिपोर्ट है, 22 का रिपोर्ट बताता है कि 1.68 के आसपास, 1.68 लाख के आसपास जो पर्सन है एनुअल बेसिस के अपना जो लाइफ है उसको आप देखिए कि यहाँ पे लॉस करते हैं इन जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, रोड के ऊपर सेफ्टी है वो ना होने की वजह से। स्टूडेंट्स, एनुअल वे के अंदर में इस तरीके से है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अगर हम पर पर्सनस के ऊपर से इसको एनालाइज करें तो अराउंड द 1 लाख जो पर्सन है उसके अंदर में 12 जो डेथ्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। 5000 के आसपास हमारे यहाँ पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ पे आप देखिए कि रोड का एक सडन टर्न है, इंजीनियरिंग जो वर्क है उसका कुछ डिफॉल्ट है, कोई वहाँ पे आप देखिए कि गड्ढा है या कुछ और अदर रीजन्स हैं वहाँ पे मटेरियल क्वालिटी बेटर नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे ओवर स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर सडनली किसी एनिमल के साथ में कोलिजन होना, रोड्स हमारे ओपन होना, किसी सिविलियन पर्सन का वहाँ पे एक्सीडेंट है वो होना। तो इस तरीके से आपको जो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में जो कैजुअलिटीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। 12 लाख पर्सनस के अंदर में जो 12 पर्सन है, 1 लाख जो टोटल पॉपुलेशन है 1 लाख का अगर हम सैंपल को कलेक्ट करें तो 1 लाख के अंदर में 12 पर्सन है जिनका की रोड एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा क्या करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। विजन यहाँ पे आप देखिए कि रोड के अंदर में अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो जीरो सैमरिटन लो, जो गोल्डन आवर का सिचुएशन है उसके अंदर में उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। लोगों को इस तरीके से प्रमोट करने का ज़रूरत है, या अगर उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए तो इंसेंटिवाइज भी करने का ज़रूरत है कि जो गोल्डन आवर है, जो इनिशियल फेज है एक्सीडेंट के दौरान में, उनको हॉस्पिटल के लिए पहुंचाया जाए, लोग हेल्प के लिए लोग हैं वो अप्रोच करें। इसके अलावा स्टूडेंट, रोड सेफ्टी को इंश्योर करने का ज़रूरत है। जो जीडीपी का जो लॉस हुआ करता है इस तरीके के एक्सीडेंट्स की वजह से, 3% के आसपास जीडीपी का लॉस है, जो यहाँ पे रिड्यूस हो सके तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको ये बूस्ट करेगा। आने वाले समय के अंदर में मोर लोग अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट करेंगे, मोर आपको जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। मोर मूवमेंट की वजह से आप देखिए कि नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो रोड सेफ्टी को इंश्योर करना हमारी अथॉरिटीज़ का मेन यहाँ पे वर्क है वो होना चाहिए। उराग्वे नाम का जो कंट्री है, उराग्वे कहाँ पे है, लैटिन अमेरिका के अंदर में है। उराग्वे के बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे जो उराग्वे है वो सिचुएटेड है। ये जो एरिया है इसको हम जाना करते हैं रिया डो प्लाटा। रिया डी लो प्लाटा, रिया डी लो प्लाटा जो है, यहाँ पे 2 रिवर्स के कन्फ्लुएंस की वजह से ये एरिया है वो क्रिएट होता है। कभी कभी इसको जो ओशियन है उसका एक्सटेंशन, सी का जो एक्सटेंशन बताते हैं, कभी रिवर का एक्सटेंशन इसके रूप से इसको कंसिडर करते हैं। तो जो रिया डी लो प्लाटा है, आप देखिए कि वहाँ पे उरुग्वे नाम का जो रिवर है, उराग्वे के वहाँ का जो उरुग्वे रिवर है, इसके अलावा जो प्राणा नाम का जो नदी है जो कि यहाँ से फ्लो करता है, वो उनके कन्फ्लुएंस एरिया को रिया डो प्लाटा के नाम से जाना करते हैं। ब्यूनोस एरीज नाम का जो आप देखिए कि सिटी है वो सिचुएटेड है। मोंटेवीडियो नाम का जो सिटी है जो कि उरुग्वे का सिटी है वो इसी एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। उरुग्वे क्यों न्यूज़ के अंदर में है, न्यूज़ में इस वजह से है कि उनके एक गोरिल्ला फाइटर के रूप से एक फॉर्मर लीडर हुआ करते थे, उनका अभी डेथ हुआ है, जिनको कि पूरेस्ट प्रेसिडेंट या पूरेस्ट पॉलिटिकल लीडर का एक टाइटल है वो हुआ करता था। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है उरुग्वे का, हमारे यहाँ पे एक लेक है, मिरिम नाम का एक लेक है, मिरिम लेक, रिया डो प्लाटा, ये आपको पता होना चाहिए उरुग्वे के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया के वहाँ पे एक इलेक्शन के मॉनिटर नाम करने वाले एक पर्सन थे, तो अभी उनको जेल है वो किया गया है। रसिया के वहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है, काफ़ी कॉमन है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई वॉइस रेज करता है, इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में कोई वॉइस रेज करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान के वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को किस तरीके से
प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी होती हैं। जो वहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन है उसका भी जो माइनॉरिटी जो सेक्शंस हैं जैसे हजारा हैं, अहमदिया हैं, उनके अगेंस्ट में भी आपको वायलेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो क्रिश्चियन पर्सनस हैं उनको आप देखिए कि पंजाब के एरिया से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज है वो नहीं किया गया है, ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया। यूएन का एक बॉडी है जिसके द्वारा ह्यूमन राइट का वायलेशन है उसको ऑब्जर्व किया गया है। कंबोडिया और चाइना का जो मिलिट्री इंगेजमेंट है, मिलिट्री का जो एक्सरसाइज है वो एक लार्जेस्ट लेवल के ऊपर में उसको कैरी आउट किया जाएगा, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के बारे में है। फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इमानुएल मैक्रोन, उनके द्वारा कहा गया कि जो उनका फ्रांस का जो न्यूक्लियर जो पावर है, न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको अदर कंट्री के लिए भी वो शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसी का यहाँ पे मेंशन है न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट के बारे में। अदर लीडर्स के द्वारा उनका डेट जो रसिया के जो लीडर हैं उनके द्वारा इसको कंडेम किया गया है कि इनके द्वारा रसिया का जो बाउंड्री एरिया है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। और गाजा के अंदर में इजराइल के द्वारा जो कंटिन्यूस काउंटर अटैक्स किए गए हैं वहाँ पे लास्ट 1.5 ईयर, मोर देन 2 ईयर के आसपास समय होने के आया है वहाँ पे। तो आप देखिए कि 23 के समय कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, 23 अक्टूबर के समय, जब इनिशियल फेज के अंदर हमास अटैक करता है गाजा का डोमिनेटेड जो हमास का जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, फिर इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर में अटैक किया गया। अराउंड द 95-98% पॉपुलेशन है वो ट्रांसलोकेट हो चुका है, एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए उसका माइग्रेशन हुआ है। चिल्ड्रंस के ऊपर में कंटिन्यूस अटैक है। तो ये आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के बारे में है, गाजा के स्ट्राइक्स के बारे में है। सऊदी अरेबिया के विजिट के लिए आए हैं यूएस के पॉलिटिकल लीडर, वहाँ पे उनके द्वारा सीरिया के जो पर्सन है उनसे भी मीटिंग किया गया। सीरिया के अंदर में HTS नाम का जो ग्रुप है, हयात तहरीर अल समन है, जिसको कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया गया है, उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। तो आप देखिए कि नई एरियाज भी ओपन करता है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के रिगार्डिंग में एक नया डोमेन है वो क्रिएट करता है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, यहाँ पे आप देखिए कि HTS के द्वारा सीरिया के अंदर में पावर को टेक ओवर किया गया। M23 नाम का जो रेबल ग्रुप है वो भी आप देखिए अफ्रीका के अंदर में एक्टिव है। तो क्या इस तरीके से किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा वायलेंस के थ्रू में या रिलीजन का रेडिकलाइजेशन को वहाँ पे यूज करते हुए किसी भी पावर को कैप्चर किया जाता है, तो क्या आप देखिए कि अदर स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इजीली वे के अंदर में उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है उसके अंदर में डेजिग्नेट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो पर्सन्स के द्वारा सीरिया को जो कैप्चर किया गया उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। आने वाले समय के अंदर में जो सैंक्शंस है उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। और ईरान के बारे में मेंशन किया गया है कि ईरान को अपना जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं साउथ वेस्ट एशिया के अंदर में उनको एंड करना चाहिए, जिसके अंदर में आपको 3H के रूप से आप इसको याद रख सकते हो। हमास है गाजा स्ट्रिप के अंदर में। फिर आप देखिए कि लेबनान के अंदर में कौन है, हजीबुल्लाह नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबनान में है। और आपको होतीज हैं जो कि यमन के वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, होतीज जो हैं जो यमन के वहाँ पे हैं। तो प्रॉक्सी वॉर है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे एंड करना चाहिए ईरान के द्वारा जो इनको सपोर्ट किया जाता है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स रिग्रियस वे के अंदर में अच्छे से हार्डवर्क कैरी आउट करने का ज़रूरत है। यूपीएससी का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, इस साल करना है या अगले साल करना है, अच्छे से 1 या 2 साल आपको मेहनत तो करना होगा, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, आंसर किया कीजिए जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।